सबको पता है जब मार्केट गिरती है तो पैसा लगाना चाहिए। मैं खुद स्मॉल कैप एंड मिड कैप ETF में लगाता हूँ, मगर ऐसा होता है कि जब मार्च में 20,000 पे हिट हुआ है, जब हाथ में पैसा बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं 25 पे लगाया हूँ, 24 पे लगाया हूँ और हाथ में पैसा है ही नहीं। तो इसको कैसे प्लान करें, क्योंकि हर 5% का डिप निफ्टी में हमें बॉटम लगता है और जो भी हाथ में है पूरा लगा देते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है, कैसे इस अर्ज को रिस्ट्रिक्ट करें और प्लान करें कि हम स्पेस वाइज पैसा लगाएं। दूसरा सवाल ग्लोबल इन्वेस्टिंग में है कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो का 10% या 20% ग्लोबल इन्वेस्टिंग करूं, तो मैं ETF जो कि नैस्डैक का, मोतीलाल का मॉन 100 या ठीक है, समझ गए, फैंग है, उस पर लगाऊं या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करूं LS? नैस्डैक के। बॉस पैसा बचा ही नहीं है तो वहाँ कैसे लगाएंगे? नहीं, आपका सवाल सही है। देखिए राधाकिशन दमानी जी एक बात कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में 1 रुपए का माल 98 में मिलता है, लेकिन तब जेब में 54 भी नहीं होती है। तो पहले सवाल का आपका जवाब ये है कि आपके पास ना हमेशा स्पेयर फंड्स होने चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब मार्केट में मौके आएंगे तो, और इसके लिए मैं एक और चीज़ कहता हूँ, जब मार्केट आपको वार्निंग देना कि अभी थोड़ा सा हल्का हो जाइए, अपने भले ही मतलब एक तो आपका कोर पोर्टफोलियो है, चलिए उसमें आप बने हुए हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको लग रहा है कि थोड़ा वल्नरेबल है, थोड़ा रिस्की है, 40-50% गिर सकता है, तो उसमें जब मार्केट वार्निंग दे तो थोड़ा सा एक बार, और अगर आपको लगे कि आपको बेटर मौका मिल सकता है तो थोड़ा कैश रेस करने में कोई बुराई नहीं है, जो मार्च में हुआ भी था और उसके बाद अप्रैल में बहुत लोगों ने पैसा लगाया भी होगा। अब तो आई थिंक सवाल यही है कि ये बहुत बड़ी डिबेट है कि कई लोग फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना करेक्ट हो रहा है, कई लोग टाइमिंग करते हैं मार्केट में। मेरा मानना ये है कि खासतौर से इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में टाइमिंग मैटर्स, आप किस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें बाहर या फिर कैसे करें, ETF से करें। तो देखिए 2 तरीके हैं करने के। एक तो फीडर फंड के थ्रू है। मैं आपको कहूँगा 10% पोर्टफोलियो भारत के बाहर होना चाहिए। बहुत सारे पॉकेट्स में इंडिया में लिस्टेड ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, जैसे सोशल मीडिया की एक भी कंपनी लिस्टेड नहीं, राइट। वहाँ पे आपको मेटा है, एक्स है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस है। सेमीकंडक्टर में एक CG पावर अगर आप छोड़ दीजिए, जो प्योर प्ले अब जाके वो भी 80% पावर है, सेमीकंडक्टर तो अब स्मॉल डिवीजन है, ज़्यादा प्ले नहीं है AI में। सोशल OTT प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ कोई लिस्टेड नहीं है, नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप रिलायंस से ज़्यादा है। तो आपको कुछ एक्सपोजर जो है भारत में नहीं मिलेगा जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, तो 10% 12% रखना चाहिए। और आप देखिए 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी होंगी आज, 5 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड करिए, आप यंग हैं तो US होगा मान लीजिए 40-45 ट्रिलियन पे, चाइना होगा 30 ट्रिलियन पे, हम होंगे 10-12 ट्रिलियन पे, राइट। तो ये 3 इकोनॉमीज में एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा गोल्ड भी लीजिए। मेरा ये मानना है कि हम डॉलर से मल्टी करेंसी ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, और जो ट्रम्प साहब 3 साल और रहे तो ये ट्रेंड और मैग्नीफाई होगा। और आपका सवाल एक ना स्टेप अप सिप कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। स्टेप अप सिप क्या करता है, आपका महीने का लेट्स से आप एक अमाउंट डालते हैं, लेट्स से 50,000, एक फिगर ले रहा हूँ। स्टेप अप सिप ये कहता है जब 5% मार्केट डाउन हो तो मेरा एक्सपोजर 5% बढ़ जाए। आप इसको थोड़ा सा ऑटोमेट करिए। क्या होता है, इमोशंस आ जाते हैं बीच में, है ना। तो एक कैश है, एक करेज है। करेज घबरा, जब आप बाजार गिरता है तो करेज चला जाता है ना। उसको थोड़ा ऑटोमेट कर देंगे तो बायस खत्म हो जाएगा। तो 5% फॉल के साथ 5% स्टेप अप डाल दीजिए, है ना। और जैसा अनुज ने बोला, थोड़ा ड्राई पाउडर, चाहे मैं भी आके टीवी पे बोलूँ, हमेशा रखिए। थोड़ा ड्राई पाउडर हमेशा होना चाहिए पोर्टफोलियो। राइट, यहाँ से लेते हैं, बैक से लेते हैं थोड़ा प्लीज, बैक में माइक बैक साइड रखिए प्लीज। सर मैं रामरतन शर्मा हूँ, मैं जयपुर से हूँ, लेकिन मैं थोड़ा माइक ऊपर रखिए। मैं रामरतन शर्मा हूँ, मैं रहता जयपुर में हूँ और इधर जॉब करता हूँ। तो अभी आपने कई बार केमिकल स्टॉक के बारे में बात किया कि केमिकल स्टॉक में बहुत अपॉर्चुनिटीज है और मेनी कंपनी दे आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो अभी मेरा सिंपल सवाल ये है कि अभी भी अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल की, केमिकल रॉ मटेरियल की, तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर है। तो कितना रियलिस्टिक है केमिकल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी केमिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है, दादा N-1 कर रही है, वो हार्डली N-2 कर रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग प्रोसेस देखोगे ना, तो रॉ मटेरियल लार्जली जो है
चाइना डिपेंडेंसी है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं केमिकल पे बहुत लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ और सारे केमिकल पे। गुरमीत जी, आप भी थोड़ा माइक ऊपर हल्का। माइक ऊपर, हाँ। तो मैं सब पे केमिकल्स, पूरे केमिकल सेक्टर पे पॉजिटिव नहीं हूँ। मैंने आपको एक ट्रेंड बताया, 3 साल से चाइना डंप कर रहा था, अभी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है, एक्सपोर्ट का रिबेट उन्होंने ख़त्म कर दिया है 1 अप्रैल से, और युआन 20% एप्रिशिएट कर गया है। तो कुछ केमिकल कंपनीज हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो पेट्रोकेमिकल का डेरिवेटिव है और उन्होंने प्राइस हाइक कर दिया है, मतलब दे हैव द प्राइसिंग पावर टू पास ऑन द हाइक। तो फ्लोरिनेशन अगर आप देखें, फ्लोरिनेशन का एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन, कंजम्पशन प्रोडक्ट्स का ज़्यादा है, इसलिए शायद नवीन फ्लोरिन ने थोड़ा बहुत, अगर आपने और कंपनीज को ट्रैक किया होगा तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सिमिलरली दीपक नाइट्राइट अगर आप देखेंगे तो जो उसके केमिकल है जैसे बेंजीन है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, उस पे उन्होंने अच्छा किया। तो आप उसको केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मैं सारे सेक्टर के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कमल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो मत करें, है ना। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आती है, राइट, तो आप करिए। आपको इंजीनियरिंग थोड़ी समझ में आती है तो आप वैल्यू चेंज करिए। आप अगर सिंपल बैंकर हैं, भाई साहब यहाँ बैंकर, आप अपने बैंकिंग डोमेन पे ज़्यादा फोकस करिए, देखिए कि कहाँ पे सब कुछ नहीं लेना है। आपको पोर्टफोलियो में 2-4 ही विनर चाहिए, राइट। मेरा ये मानना है जो बीटन डाउन सेक्टर है, जो एकदम आउट ऑफ फेवर हो गया है, उस पर एक बार निगाह ज़रूर रखिए। वो आपको टैक्टिकल बाउंस भी दे सकता है, हो सकता है स्ट्रक्चरल विंड भी शिफ्ट हो जाए। बस इतना कहना है। ठीक है, कोई महिला निवेशक जो प्रश्न पूछना चाह रही हो जी, यहाँ पे प्लीज माइक रख दीजिएगा, 3rd रो। इधर 1st रो, फिर आते हैं आपके पास भी जी। हाय सर, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई एम खुशी अग्रवाल। तो मेरे डैड 1990 से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ही इज़ हियर विथ मी, एंड मैं 2018 से इन्वेस्ट कर रही हूँ। आई वाज जस्ट 18 years old व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड द स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट टू मी, एंड तब से ही मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता था कि पता कैसे चलता है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। कोई सेक्टर्स हमेशा बूम में होते हैं, कोई सेक्टर्स नॉर्मल होते हैं, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि किस में हमें हमारा थीम्स आइडेंटिफाई कैसे करें, बेसिकली जो थीम्स की चर्चा हो रही थी, कमल जी बताने पड़े। अभी अगर अपन देखें, जो पैनल डिस्कशन ने बात की कि आपको एक अर्ली फंडामेंटल साइन मिलने चालू हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आपको उन फंडामेंटल की समझ भी नहीं है, देन अगर आप निफ्टी इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, इस वीक मार्केट में भी कौन से निफ्टी इंडाइसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग चल रहे थे। अगर आप सिंपल सिर्फ निफ्टी की वेबसाइट खोल के उसके इंडाइसेस को ट्रैक करना चालू कर दें, वहीं से आपको पता चल जाता है कि ये वीक मार्केट में भी ये इंडाइसेस स्ट्रॉन्ग हैं, या कुछ इंडाइसेस जो हैं वो 52 वीक हाई पर जा रहे हैं। दैट गिव्स यू द वेरी गुड क्लू दैट दीज आर द सेक्टर्स विच इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ नॉट इम्पैक्टेड बाई द प्रॉब्लम्स अराउंड, एंड दे हैव समवेयर फाउंड द सोल्यूशन। आप देखिए निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न वीज़ावी निफ्टी पीएसई या निफ्टी एनर्जी का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो इट हैज़ कंसिस्टेंटली बीन गिविंग यू वेरी गुड रिटर्न वीज़ावी द इंडेक्स मार्केट। सो दैट इज़ योर फर्स्ट क्लू दैट हाउ डू यू ट्रैक अ विनिंग सेक्टर इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। सिंपल। ओके, ठीक है। और बैक साइड पे कोई सवाल प्रश्न जो पूछना चाह रहे हैं, प्लीज बैक साइड पे भी माइक रखें। आ रहे सर आपके पास भी जी। Good morning. I'm Malhari Dhotrekar. I am also from Bangalore. I've come all the way just to see you all guys. Wow, thank you. And the way Anuj said that the way his energy increases. Having seen you here, it's really a fact that everybody's energy has doubled or tripled. That's one thing. Number two is my question is slightly different. It's concerned to the choice. I've been using this for almost 20 days. 20 years I've been in this industry now. And the first 5 years, I don't want to mention the name of the brokers and things like that. But the first 5 years I used some platform and I was not. And the second 15 years, since the 6th year, I'm using some other platform.
Now, if I'll be glad if Mr. Agarwal can briefly say on how different choice is compared to all the other platforms, and is there any training provided for people like us where we can master this particular platform? चॉइस लोगों की चॉइस. सर देखिए, जो NSE से फीड आता है वो तो सबके लिए बराबर आता है. अल्टीमेटली कोई भी ऐप कितना इम्पोर्टेंट है ये डिपेंड करता है कि वो कितना इजी है, कितना फास्ट है, कितना स्मूथ है और क्या एडवांस फीचर दे रहा है. जैसा कि प्रेजेंटेशन में नितिन ने बताया था कि जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग्स वगैरह है, अगर आपको ऑप्शन में हेज स्ट्रेटेजी से काम करना है तो आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस, 2 कॉल 2 पुट खरीदने हैं. उसके लिए आपको 4 बार क्लिक करना पड़ेगा. लेकिन हमने ऐसे एल्गो प्लेटफॉर्म उसमें डेवलप किए हैं फॉर रिटेलर्स, जहां आप एक क्लिक से चारों चीज ले सकते हो. लाइक दैट इंफॉर्मेशन, आज जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं वो अपना कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को सबमिट करती है, वो सबमिशन के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस सबमिशन का एक समरी रिपोर्ट बना के आपके मोबाइल व्हाट्सएप पे आपके पास आ जाता है. तो जब तक कोई भी उसको वहां जाके देखता है और इवन न्यूज चैनल के पास चीजें पहुंचती है, उससे पहले वो न्यूज आपके पास आपके व्हाट्सएप पे है. तो ऐसे बहुत सारे फीचर है जिन पर हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इजीएस्ट, फास्टेस्ट, स्मूथेस्ट एप्लीकेशन इन द अक्रॉस द सेक्टर. ठीक है, थैंक यू सर. एक सवाल, one small clarification, sir. One small clarification. A training provided for very seriously, people like me who want to use this professional, method way. Is there any training provided? Is there any possibility of such things? Yes. We are regularly doing webinars. I will ask my team to coordinate with you and will connect you. Yes. The choice team is here. They'll coordinate with you. Thank you, sir. पीछे काफी हाथ उठे थे पीछे एक बार माइक रखिएगा. बहुत सारे हाथ उठे थे. महिलाएं भी हैं वहाँ पर जो सवाल पूछना चाह रही हैं, वहाँ पर भी माइक रखें प्लीज. हाँ, वाइट शर्ट. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सर, अनुसार 2019 से आपका CNBC में आपको फॉलो करते रहते सर. मेरा एक डाउट है सर, upcoming IPO NSE, what is the price maybe in IPO and how do it calculate BSE, E and NSE P? It is a calculation, is it correct or not? What is the price maybe? So first, one thing sir, what is the future of the IT sector? What is the impact of the AI? Okay. So Sir, thank you, sir. Thank you so much first of all. NSE पे थोड़ा मैं कमेंट कम करूँगा because I am an investor. तो इसके लिए तो मैं भी IPO की वेट कर रहा हूँ सबकी तरह से. लेकिन फैक्ट ये है कि BSE has been far more return generator than NSE in last 5-6 years. तो गुरमीत आपसे पूछ लेता हूँ. लिस्ट हो जाएगा सर तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? देखिए मैं कमेंट थोड़ा कम करूंगा उस पर. हाँ, गुरमीत जी से कमेंट ले लेते हैं कि NSE वर्सेस BSE वो जो वैल्यूएशन की बात थी. So clearly BSE, as Anuj said, has outperformed everything. In fact मैं भी बहुत जल्दी निकल गया जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया. तो बट वैल्यूएशन वाइज करेंटली अगर आप NSE को देखेंगे इस प्राइस पे, अगर आप ग्रे मार्केट प्राइस देखें तो अराउंड 2000 है. मेरा मानना है द IPO प्राइस विल बी लोअर, कुड बी 15-20% लोअर. और क्योंकि OFS है और 2.5% ही आएगा. आई थिंक जो अप्रूवल आया है वो 2.5% का वो जियो और NSE के लिए आया है. दैट्स माय व्यू. विच मीन्स कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और अगर 2.5% का IPO आता है तो 12-13 हज़ार करोड़ का IPO आएगा. 30-35 टाइम्स की वैल्यूएशन पे है. BSE मोर देन 2x वैल्यूएशन पे है. बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है NSE. बट जो पीक ग्रोथ था NSE का, जो हमने ग्रोथ देखा 5x 4-5 years में, you should not expect that kind of a growth. This will grow, this will be a steady compounder.
और ये बहुत लोग लैपअप करेंगे। मैंने बहुत फंड हाउसेस से बात करी है, बहुत टाइम बाद एक अच्छा लार्ज कैप IPO आ रहा है और साइजेबल IPO आ रहा है, ये और जियो दोनों, विच मीन्स द लिस्टिंग कुड बी, आई मीन डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट इज, बट कुड बी वेरी गुड। तो ये लॉन्ग टर्म, एक हीरो होंडा की ऐड आती थी, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। मेरे हिसाब से NSE उस बकेट में है, स्टेडी कंपाउंडर है। अगर इफ यू हैव अ 15% काइंड ऑफ अ 18% काइंड ऑफ अ रिटर्न एक्सपेक्टेशन फॉर लॉन्ग टर्म, कीप मॉनिटरिंग एंड आई थिंक इट शुड डू वेल। दैट्स माय व्यू ऑन NSE। IT पर भी इनका सवाल था। इनफैक्ट बहुत लोगों का सवाल होगा कि AI से कितना बड़ा इम्पैक्ट, कमल जी आप या मनीष जी आप बताना चाहेंगे, और IT कब फिर कमाई के मौके देगा? मेरा हमेशा से ही मानना है और जैसा गुरमीत जी ने बताया, जिन लोगों ने लेट 90s और जब इंडिया में कंप्यूटर आ रहा था तब ये दौर देखा है, तब भी यही बातें थी, कंप्यूटर आ जाएगा नौकरी खा जाएगा, एक एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर लेगा, 50 लोगों का काम कर लेगा। बहुत माहौल बना था ये। कंप्यूटर आया, नौकरियां बढ़ी, स्मूथनेस बढ़ी, काम बढ़ा। AI अल्टीमेटली एक टूल है, अल्टीमेटली आपको रिलेवेंट रहना पड़ेगा। जो नहीं रिलेवेंट है वो बिना AI के भी नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, और जो रिलेवेंट है उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हटा सकता। कल कोई भी AI आ जाए, वो अनुज सिंघल की जगह ले सकता है क्या? ले सकता है? आप AI से सुनना पसंद करोगे कि अनुज जी से सुनना पसंद करोगे? तो अल्टीमेटली AI कभी भी आदमी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, इट विल बी ए टूल। और ये एवर फास्ट चेंजिंग दुनिया है, आपको रोज अपडेट रहना। आज AI आई है, कल और कोई बेटर टेक्नोलॉजी आएगी। जो लोग इसको अडॉप्ट करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी जिन लोगों ने अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, चाहे वो कोडेक है, चाहे वो नोकिया है, चाहे वो हिंदुस्तान अपना एम्बेसडर है, HMT है, बहुत सारे अपने पास लंबी लिस्ट है। जिन्होंने समय के साथ अपने को अपग्रेड नहीं किया वो सिस्टम के बाहर हो गए। अगर आज भी हमने वही गलती की तो वापस सिस्टम के बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो इसको अच्छे से यूज करेगा वो इसका फायदा लेगा। ओके, AI इज इनेबलर नॉट किलर। एक बार उस साइड से सवाल लेना चाहेंगे, वहाँ पे भी हाथ उठे थे, माइक रख दीजिएगा जी। वर्किंग? एम आई ऑडिबल? या क्लियरली, प्लीज गो अहेड। मेरा नाम अमित अग्रवाल है और मैं एक इन्वेस्टर हूँ और अनुज जी को बहुत टाइम से फॉलो अप करता हूँ एंड CNBC आवाज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के मार्केट में जहाँ ज़्यादा रिटर्न नहीं बन पा रहे हैं, तो इस मार्केट में कैन यू सजेस्ट दैट वी हैव REITs एंड InvITs, another sector where we can invest to get the regular income in terms of dividend? So what do you suggest, like how much we should invest in that area and to get some sustained growth from the market? पर्सनली मैं REIT और InvIT का बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं इसमें। आपने स्टडी की है क्या REIT और InvITs पे? हाँ, देखिए इसमें ना दो एडवांटेज हैं। जैसे अगर आपने पावर ग्रिड का InvIT जो आया था अगर ट्रैक किया हो, बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है REIT और InvIT का, ये म्यूचुअल फंड की तरह एक पूल क्रिएट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का हूँ, तो लेट्स से DLF है, DLF हैज़ अ प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, राइट, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। उसका वो पूल बनाता है, 90% उसका जो रेंट है आपको पास थ्रू होगा, 5-10% DLF रखेगा, उसका यील्ड 7-8% आता है, और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो टैक्स एफिशिएंट है, तो सारा पैसा डिविडेंड के थ्रू नहीं आता है। तो ये एक अच्छा डेट प्लस 2% काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, थोड़ी सी टैक्स एफिशिएंट इनकम चाहिए, तो InvIT और REIT आप ले सकते हैं। अभी म्यूचुअल फंड ने एक कैटेगरी लॉन्च करी है, SIF, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें भी ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें वो 40-50% बॉन्ड्स लेंगे, लिस्टेड बॉन्ड्स, 30% REIT लेंगे, 15-20% आर्बिट्राज लेंगे। बिकॉज SIF म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे है, उसका टैक्सेशन 12.5% है आफ्टर 12 मंथ्स। तो आप अच्छे SIFs हैं अभी लॉन्च होंगे जो डेट ओरिएंटेड SIF हैं, वो InvIT, REIT और लिस्टेड डिबेंचर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें आपको फिर रेकी नहीं करनी है कौन सा REIT कौन सा InvIT अच्छा है, SIF वो आपको करके देगा। एंड यू कैन इन्वेस्ट विद मिनिमम टिकट साइज इन SIF इज 10 लाख रुपीज।
तो आप SIF के थ्रू भी उसको अवेल कर सकते हैं। इट्स अ गुड डेट प्लस 1-2% काइंड ऑफ अ ऑप्शन। ठीक है, इस साइड भी माइक देंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड काफ़ी हाथ उठ रहे हैं। नमस्ते अनुज जी। नमस्ते। छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ कि 2 तरह के IPO जाते हैं, SME एंड मेन बोर्ड। तो मैंने जो नोटिस किया कि CNBC आवाज़ SME IPOs जो है या SME कंपनीज उनको कवर करने का कोई भी प्रोग्राम, जबकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो छोटे गाँवों में, छोटे शहरों में, जहाँ हिंदी रीडर्स जो हैं वो इस चैनल को बहुत लाइक करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि छोटी कंपनी जो SME IPOs है, और मैंने अपने करियर में देखा कि 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना रिटर्न बने हैं SME में, तो क्यों नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम एक छोटा सा रखा जाए जो SME कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर्स को गाइड करें? फसना मना ऐसा करते थे हम, वो काफी दिनों सवाल बाद अच्छा है इनका, सवाल अच्छा है। और दूसरा वो हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो क्या है ना कि SME बहुत ही ल्यूक्रेटिव स्पेस है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास ना बैंडविड्थ बहुत कम होती है, क्योंकि हर 5-6 अच्छे IPO के बीच में एक ऐसा IPO आएगा SME में जो कंप्लीट वाइट, ब्लैक टू वाइट करने वाला सिस्टम जो होता है ना, वो होगा। मतलब ये फैक्ट है। तो SME में आई हैव नथिंग अगेंस्ट SME, लेकिन हम थोड़ा सा केयरफुल रहने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कि केयरफुल रहें। लेकिन आपकी बात सही है, हम थोड़ा सा इस पर काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक डेडिकेटेड डिस्कशन SMEs पर हो सके, ताकि अच्छे SME स्टॉक्स, पीछे एक साइकिल आया था जिसमें SME स्टॉक्स 90% गिर गए थे, तो उसमें लोगों का काफ़ी लॉस हुआ था। तो थोड़ा सा उस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा, लेकिन हाँ आपका बात सही है, थोड़ा सा उस पर एक फोकस होना चाहिए शायद। सर एक आखिरी सवाल ही है, तो मैं चाहती हूँ अनुज जी, आप विमल जी परवल हमारे चॉइस के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, IB हेड करते हैं, तो आप जब भी ऐसा प्रोग्राम करो तो आप विमल जी को उसमें बुला सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा और है कि सर लिस्टिंग वाले दिन देखा है कि छोटे इन्वेस्टर्स जो अप्लाई करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए कुछ लोग लिस्टिंग वाले दिन लोअर सर्किट के ऊपर अपनी बिड डालते हैं 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में। तो ये कौन लोग होते हैं जो एक दिन पहले तो उसमें बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं IPO में? सर ये सेबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें कौन कौन से नाम हैं ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर कुछ वो क्यों नहीं होता है थोड़ा सा वो आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और IPO में फर्स्ट डे के बाद, लिस्टिंग के बाद फर्स्ट डे के बाद जो गेम होते हैं कई स्टॉक्स में वो जग जाहिर है, लेकिन इशू क्या है कि सेबी के पास अगर प्रूफ हो उस चीज़ का कि वाकई में कुछ गलत हो रहा है तो सेबी एक्ट करे, है ना, थोड़ा सा। तो थोड़े से ग्रे एरियाज हैं मार्केट में, बिल्कुल। लास्ट 3.5 मिनट बचे हैं हाँ, हमारे पास। एक आखिरी सवाल ये मैम पूछना चाह रही हैं, तो एक बार उनको माइक दीजिए, इन ग्रीन सूट। या गुड मॉर्निंग अनुज सर, माई सेल्फ निर्मल गुप्ता। मेरा सवाल है, मैं CNBC 5-6 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, बट फॉलोइंग एज ए गेटिंग ए नॉलेज। और मैं इन्वेस्टमेंट में स्टार्टिंग जब किया था तो सोचा था कि बाई एंड फॉरगेट का कंसेप्ट, बट आई वॉज रॉन्ग बिकॉज आई बाई मेनी शेयर विच गॉट डबल इन 6 months, अगेन केम बैक इन सेम प्राइस। So like I'm thinking like it concept is good, and it's not like it's happened with some share, but many share is giving double triple also, but for few share it's happened. And now I'm bullish on e-wastage company because I'm thinking like this company having good margin or something, and we have very less competition. So what's about your view about that? बिल्कुल, देखिए सर, पहली बात तो ये कि डबल होके आधा, फिर ये सब तो इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है। और टाइटन अगर राकेश झुंझुनवाला ने डबल होके आधे पे बेच दिया होता तो वो आज राकेश झुंझुनवाला नहीं बने होते। कितनी बार टाइटन आधा हुआ है, कितनी बार, मतलब आप काउंट भूल जाएंगे उसका। आयशर मोटर्स कितनी बार आधा हुआ है अपने हाई से।
4 या 5 इंस्टेंसेस तो मुझे पता है। बजाज फाइनेंस हर साल गिनती से आपको 30-35% की करेक्शन देता है हर साल। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और वहाँ से डबल होता है वो, और वो 100 गुना हो गया स्टॉक इस तरीके से। तो क्या है कि बिल्कुल कई स्टॉक्स हैं जिनमें अगर डबल हो गए तो आपको प्रॉफिट बुक करना होगा या ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन कई स्टॉक्स हैं जो डबल होंगे। कंपाउंडिंग जो है ना, जो आपकी रियल वेल्थ बनाएंगे, जो आगे जाकर आपको, अगर बंजारा हिल्स में आपके लिए बहुत बड़ा अपना खुद का एक डुप्लेक्स लेना है मान लो, तो वो आपको कोई 1 या 2 स्टॉक ही बना के देंगे जिसमें आप इन सब चीज़ों को राइड कर पाएंगे। रियल वेल्थ ऐसे ही बनेगी। बाकी सब ट्रेडिंग इनकम ये वो सब होता रहेगा। रियल वेल्थ आपकी 1 या 2 स्टॉक बना के देंगे आपके पोर्टफोलियो में। कोई आपका पूरा पोर्टफोलियो आप चाहेंगे कि इस तरीके से वो नहीं होगा। 1 या 2 स्टॉक होंगे और उसमें कभी भी लीनियर जर्नी नहीं होगी आपकी। स्टॉक्स डबल होंगे, फिर 30% गिरेंगे, फिर डबल होंगे, फिर हो सकता है वापस आधे हो जाएं। वो फिर आपकी कन्विक्शन टेस्ट करेंगे उस समय, और आपकी पेशेंस टेस्ट करेंगे कि आप रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। ई वेस्टेज पे ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं नहीं, आपने देखी क्या कोई कंपनी? आप ई वेस्ट के सेक्टर से हैं, मतलब आप उस ई वेस्ट आईटी से हैं, लेकिन ई वेस्ट में रुचि रखते हैं। आईटी में और ई वेस्ट में एंटर करते हैं। नहीं, मेरे पास कोई ई वेस्ट की कंपनी नहीं है, बट मैं ओवरऑल सर्कुलर इकोनॉमी को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप लेड रिसाइकलिंग कंपनीज, मिनरल रिसाइकलिंग कंपनीज, इंडिया का भी क्रिटिकल मिनरल मिशन आया, उसको आप स्टडी करिए। तो मेटल रिलेटेड, हार्ड एसेट्स रिलेटेड, उसको आप स्टडी करिए। ई वेस्ट को लेके मेरा कोई बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है। आई डोंट ट्रैक दैट सेक्टर। विमल जी को पता होगा कोई ना कोई ई वेस्ट कंपनी। हाँ, ओके, तो आप इनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का आज जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। समय बस इतनी ही इजाज़त देता है और आप मिल सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं पर्सनली। थैंक यू सो मच।